बेटा तो हम एनईडी के ई कैट के पास पेपर में लेक्चर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 300 क्वेश्चन है। तो 200 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 205 से लेकर ये 300 तक यहाँ पर चलेगा। ठीक है, जितने हो सकेंगे उतने करा दूंगा। टारगेट 100 सवाल करना नहीं है, टारगेट है कि जितना हो सके समझ में आ सके उतना कर लेंगे। भले 50 सवाल करें, 10 सवाल करें, 5 सवाल करें, 1 सवाल करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, आप में से किसी को आंसर्स पता है तो आप आंसर दें, ये तो मैं तो बताऊंगा ही आपको। अच्छा, ये पूरा कोर्स है ओवरऑल, हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने आपसे परमिशन लेकर मैंने स्टार्ट कराया, क्योंकि थोड़ा सा डिप्रेशन में जा सकते हो, क्योंकि पूरा कोर्स एक साथ आ रहा है। अब ये इतना मज़ेदार नहीं होता, ये बड़ा सर दर्द होता है। कहीं से भी कोई भी सवाल आ सकता है, किसी भी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। दोनों ईयर है, मिक्स है, पूरा फर्स्ट ईयर पूरा सेकेंड ईयर है, पूरा कोर्स है केमिस्ट्री का ये आपके सामने। तो इसलिए सबसे मुश्किल पैटर्न होता है ये। देखते हैं इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। 205 आप आंसर शुरू में नहीं देना, जब मैं बोलूँगा तब देना। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी रिटन एज, एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे लिखा जा सकता है। ये हमारा फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 है, केमिकल काइनेटिक्स, न्यू बुक के अकॉर्डिंग। और इसमें हमने पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी, आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। याद है कुछ? और एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, वो निकालने का ख़ास तरीका होता था कि हम हमेशा क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से माइनस कर देते थे इंटरनल एनर्जी को, तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी आ जाता था। तो क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पर, करेक्ट है बताइए। बी होगा ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज, ये इंटरनल है, एवरेज इंटरनल एनर्जी। सही है। अगर ये एवरेज इंटेंस एनर्जी ही लिखा हुआ है तो नॉन ऑफ दिस भी हो सकता था। अब आई थिंक ये टाइपिंग मिस्टेक हुई भी। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, एक्टिवेशन एनर्जी का, फर्स्ट ईयर चैप्टर 9। कोई पैटर्न नहीं है, किसी भी चैप्टर का एमसीक्यू, क्या पता अगला एमसीक्यू सेकंड ईयर का आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड है अल्काइल हैलाइड, देखो सेकंड ईयर का ही है। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH टू गिव डैश। यस, अल्कोहल के अल्कीन। क्यों? एक मिनट, वैसे ये एमसीक्यूज दो तरह से है। मेन ये एमसीक्यू सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 6 का है, अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस। अल्काइल हैलाइड KOH से रिएक्शन करके दोनों चीज़ें देता है बेटा, अल्कोहल भी देता है और अल्कीन भी देता है, दोनों देता है, डिपेंड करता है मीडियम पर। अगर एक्वस मीडियम होता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एसेंड रिएक्शन होता है और अल्कोहल मिलता है। और अगर अल्कोहलिक मीडियम होता है तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, और उसके नतीजे में अल्कीन मिलता है। समझ गए? अल्कोहल उस वक्त होता है जब ये एक्वस लिखा होता। समझ गया? थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें। 207 एस्टर इज फॉर्म व्हेन डैश इज रिएक्ट। एस्टर की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? यस, एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। बिल्कुल, बहुत मशहूर रिएक्शन है ऑर्गेनिक के अंदर, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स आपस में रिएक्शन करके एस्टर और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसके अंदर? बी ऑप्शन, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन क्या होता है, RCOOH प्लस ROH, और ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, RCOOR प्लस। पढ़ा है ऐसा रिएक्शन कभी? रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो ये एस्टर बनता है इसके अंदर है, एस्टर और वाटर। क्लियर है? MCQs 208 द बॉन्ड इन CF4 इज डैश हाइब्रिडाइज्ड। कैसे पता आपको? कार्बन इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स। यस, कार्बन इज मेकिंग 4 सिग्मा बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई देयर दिस कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बिल्कुल सही। शेप कैसा होगा इसका? बॉन्ड एंगल क्या होगी? टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 5 बॉन्ड कितने होंगे? 0। सही है। नेक्स्ट 209 हाइड्रोजन एक्ट्स एज डैश एजेंट। अच्छा, अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है इसमें ना, मैंने अलग अलग लेक्चर में अलग अलग आंसर बताए मैं। sp3 2 बार लिखा हुआ है असल में। ओए तो बहुत आसान हो गया, मतलब बता रहे कि यही आंसर करेक्ट है, एक टाइपिंग मिस्टेक है।
अच्छा मैंने टाइप भी नहीं किया इसको, जाहिर सी बात है पीछे आप लोगों को देख सकते हैं ये मेरा टाइप किया हुआ नहीं है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है, किसी और सेंटर का है, तो इसलिए टाइपिंग और एडिट नहीं हो रहा था मुझसे, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया इसको, ठीक है। तो सही है, क्योंकि मैं टाइम निकाल ही नहीं पा रहा कि मैं उसको एडिट कर सकूं, तो मैं अब डायरेक्ट ही मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब आ जाओ, ये इसमें बड़ा मसला है, 209 MCQs में बड़े बच्चे एनईडी में परेशान रहते हैं कि हाइड्रोजन कौन सा एजेंट है। देखो हाइड्रोजन के साथ बिल्कुल रिड्यूसिंग, देखो हाइड्रोजन के साथ मामला ये है ना, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज भी बना सकता है और नेगेटिव भी बना सकता है। हाइड्रोजन के ऊपर दोनों तरह के चार्जेस आते हैं। हाइड्रोजन अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है। जैसे कि अगर हम HCl की बात करते हैं तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब हम सोडियम हाइड्राइड वगैरह की बात करते हैं तो हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पता है सबको ये बात। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो हाइड्रोजन के आइंस होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? H पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन 0 से प्लस पे जा रहा है, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, अपने चार्ज को इंक्रीज कर रहा है। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है दूसरे को रिड्यूस करता है। इस वजह से हम कहते हैं कि हाइड्रोजन कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। कुछ एक आध वीडियो में ना मैंने बोथ ये ऑल ऑफ दिस भी लगा दिया, तो ये गलत ऑप्शन है, रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर मेरे आपको कोई आप 2 पास पेपर देख रहे हैं या कोई आप मेरे वो देख रहे हैं MCQs, और इसमें 2 क्वेश्चन में अगर आपको क्लैश मिल जाए कहीं पर भी मेरे YouTube वीडियोस पर कि सर एक वीडियो में आपने कुछ कराया है, एक वीडियो में कुछ हो, तो लेटेस्ट वीडियो है ना उस पर आप भरोसा करें, जो न्यू वीडियो है जिसमें डेट चेक कर लें कि सर ने नया क्या बनाया। तो न्यू में मैं सही बता रहा होता हूँ अक्सर। ओल्ड में कभी कभार गलती से हम एक आग चुके 100 सवाल करा रहा था, एक ना एक सवाल आगे पीछे हो ही जाता है हर लेक्चर में, तो वो आगे आपको पता लग सकता है। 210 HNO3 इज अ डैश एजेंट, बहुत आसान। क्या? नाइट्रेटिंग एजेंट, रेस्ट्यूकिंग एजेंट तो कुछ भी नहीं होता भाई, वैसे रिड्यूसिंग लिख सकते थे इसमें, रिड्यूसिंग, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट होता नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो नाइट्रेटिंग एजेंट सही, बिल्कुल ए ऑप्शन। 211 है, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ कंटेन प्रेशर, टू अ कंटेनर होगा ना। If a force is applied to a container, pressure is reduced to half. The temperature will be dash. अगर फोर्स अप्लाई किया गया कंटेनर पे, ये थोड़ा सा ये भी मुश्किल है MCQ से, समझिए इसको। MCQ नंबर 211, अगर किसी कंटेनर पर फोर्स अप्लाई किया गया और उसका प्रेशर रिड्यूस हो रहा, हाफ हो जा रहा है, तो टेम्परेचर क्या होगा? यस, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन। तो प्रेशर और टेम्परेचर का आपस में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। देखो वॉल्यूम जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। तो टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रिलेशन हुआ? इनवर्स रिलेशन हुआ। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो 2 इस तरह से 1/P ऐसे ही आ जाएगा ना भाई। तो यहाँ कह रहे प्रेशर को अगर हाफ कर रहे हैं तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये ऑप्शन समझ आ गया सबको? तो ये बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ को मिला दिया गया आपस में। वरना अक्सर हम लोग वॉल्यूम और प्रेशर की बात करते हैं या वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करते हैं, यहाँ उन्होंने वॉल्यूम और प्रेशर की बात कर ली, तो हमने एक नया रिलेशन निकाल दिया इन दोनों रिलेशंस की वजह से कंपेयरिंग करके। सही है। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 था, पुराने बुक का। न्यू बुक का चैप्टर 4 है, गैसेस। ठीक है, कोई मसला समझ में आए सारे? मतलब थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है ना बेटा पीछे, तो आपको इसलिए अंदाज़ा हो रहा है कि क्या चीज़ है। बिल्कुल ही जीरो पे नहीं हो आप। और एनईडी में देखो इंग्लिश आसान होती है केमिस्ट्री एनईडी की। नेक्स्ट है बेक लाइट इज फॉर्म्ड बाय डैश। ये तो बड़ा आसान है, पोलीमराइजेशन में पढ़ा था ना हमने। बेक लाइट पोलीमराइजेशन पढ़ा है आप लोगों ने? 2 तरह के पॉलीमर होता है, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। तो बेक लाइट कौन सा पॉलीमर होता है? बिल्कुल सही, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, वाटर के एलिमिनेशन से बनता है। और बेक लाइट कौन सी 2 चीज़ों से मिलकर बनता है? फिनॉल। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड को ही क्या कहता है यूपीएससी? मिथानल। ए ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेन कर दो उसको। ठीक है। अच्छा बेटा ये चीज़ है कि ये तो हमें पता है पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं। मोनोमर्स ऐड होकर पॉलीमर बनता है, प्लास्टिक वगैरह ये सब बन जाता है। ठीक है।
पोलीमराइजेशन दो तरह की होती है, एक एडिशन पोलीमराइजेशन और एक कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन। कंडेंसेशन में हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर रिमूवल ऑफ वाटर रिमूव हो रहा होता है। कैसे होता है बता देता हूँ। अब जैसे बेक लाइट हमारे पास ना, बेक लाइट असल में एक तरह का प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक इसको हम कहते हैं। जो बटन्स वगैरह होते हैं ना, जो बटन्स बनते हैं, ये जो बटन जो बने हुए हैं कम, तो ये जो बटन्स हमारे पास बनते हैं, दीज आर द बटन्स इन ऑन द बोर्ड। सो दीज आर एक्चुअली मेड अप ऑफ व्हाट, दीज आर मेड अप ऑफ यस बेक लाइट। बेक लाइट हार्ड प्लास्टिक होता है, हार्ड प्लास्टिक को कहते हैं बेक लाइट। अब ये बनता कैसे है, पोलीमराइजेशन से बनेगा। और किस चीज़ की पोलीमराइजेशन से, फिनॉल एंड मिथानल। अब कैसे बनता है ये भी दिखा देता हूँ इक्वेशन बनाकर इसकी। देखो ये हमारे पास फिनॉल किसे कहते हैं, बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच हो जाता है, दिस इज कॉल्ड फिनॉल। प्लस इसके साथ ये हमारे पास आ गया, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। प्लस इसके साथ ही दोबारा फिनॉल आ गया, और ये बहुत सारे होंगे, मोनोमर्स हैं ये। जब हम इसकी कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन करते हैं तो होता क्या है बेटा, यहाँ देखो इस इधर पे भी एक हाइड्रोजन होगा ना, उधर पे भी हाइड्रोजन एक होगा। तो ये हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये बाहर निकल जाता है, वाटर बन के एलिमिनेट हो जाता है। चूँकि एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो रही है तो इसलिए हम इसको कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन कह रहे हैं। फिर इससे क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे कि बेंजीन रिंग है, वो फिनॉल की रिंग है, उसके साथ ये जो CH2 है ना, चूँकि एक बॉन्ड खाली हो गया तो ये CH2 यहाँ से जुड़ जाएगा। फिर ये इस तरह से एक और फिनॉल आ जाएगा, और ये आगे इस तरह से अगले CH2 से जुड़ा होगा, और ये पॉलीमर बना लेगा। लार्ज ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर हम लोग N लिख देंगे। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास एक पॉलीमर बन गया। इसी को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बेक लाइट। तो बेक लाइट असल में किसका पॉलीमर है, किससे बनता है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से बनता है। जब हम कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो हम एग्जाम्पल में बेक लाइट ही डालते हैं। वैसे इसके अलावा भी हो सकते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, जैसे कि प्रोटीन हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर होता है अल्फा अमीनो एसिड का, हम लोग पढ़ेंगे इसको बायोकेमिस्ट्री में। इसी तरह से नायलॉन पढ़ेंगे हम लोग, नायलॉन 6,6 पढ़ा होगा आपने, वो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमाइन का कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ लिया तो आपने पढ़ा होगा उसमें, चैप्टर 11 में, सही है। तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, टॉपिक बिल्कुल अलग निकल जाएगा। हमें हमारा मकसद है भी पास पेपर जल्द से जल्द सॉल्व करना है। 213 द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 2,2-डाइमिथाइल 1-ब्यूटेन इज डैश। 2,2-डाइमिथाइल 1-ब्यूटेन में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की तादाद हमारे पास कितनी होगी, क्या? ओके सॉरी, तो यहाँ पर तो नॉन ऑफ दीज ही हो जाएगा ऐसे तो, लेकिन यहाँ पर हम सिग्मा कर लेते हैं। 2,2-डाइमिथाइल 1-ब्यूटेन, 4 कार्बन लगा लेते हैं, 5 सिग्मा 1 5, और 2,2-डाइमिथाइल 1 ब्यूटेन है, सॉरी 2 मीथेन, सॉरी मिथाइल 2 कॉमन नंबर। तो स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा। मतलब 2,2-डाइमिथाइल तो ये बन रहा है, 3 4 5 ये देखो 5 ये बन रहा है ना 2,2-डाइमिथाइल, तो बॉन्ड ही 5 हो जा रहे हैं कार्बन के, है ना। मतलब स्ट्रक्चर ही गलत है, 2,2-डाइमिथाइल 1-ब्यूटेन तो पॉसिबल ही नहीं है, बन ही नहीं सकता। देखो तो सही, कहाँ बनेगा? कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है, तो नॉन ऑफ दिस ही कर लेते हैं भाई इसको। हर तरह गलती भरी है। मतलब ये सवाल कर सकते थे, इतना मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन इसमें ऑप्शन सारे गलत हैं। अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड RMgX क्या होता है ये? रिग्नार्ड्स रिएजेंट, बिल्कुल सही भी ऑप्शन। 215 विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉस इलेक्ट्रॉन रीडली। सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कौन कर सकते हैं? रीडली मतलब होता है स्पीडली, फास्ट, बिल्कुल सही, सीजियम, जो कि सबसे बड़े एटॉमिक रेडियस है इसका, बिल्कुल सही। 216 है द नेचर ऑफ अमीनो एसिड इज डैश।
अमीनो एसिड कैसा होता है? न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, नॉन ऑफ दिस। क्या होता है भाई? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, नॉन ऑफ दिस। क्योंकि अमीनो एसिड का जो नेचर होता है ना, कभी आप पढ़ोगे तो ये होता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक किसे कहा जाता है? एसिड और बेस दोनों। क्योंकि जब हम बनाते हैं ना अमीनो एसिड, देखो ये होता है अमीनो एसिड, यही होता है ना अमीनो एसिड। एक तरफ अमीनो ग्रुप लगा दिया, एक तरफ एसिडिक ग्रुप लगा दिया। अब ये जो ग्रुप हमारे पास है NH2 ग्रुप, दिस इज एक्चुअली बेसिक ग्रुप, और ये जो ग्रुप है दिस इज एक्चुअली एसिडिक ग्रुप। चूंकि एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल एम्फोटेरिक है। सही है, अमीनो एसिड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, तभी तो ज़्यूटाराइन बनाते हैं। ज़्यूटाराइन पढ़ा है ना? ओके। 217, अवॉइड कोरोजन ऑन एल्यूमिनियम बाय यूजिंग। मुझसे सवाल थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। मतलब कहते हैं कि एल्यूमिनियम, इसको इस तरह से, चलो मैं सवाल, ये ओल्ड कोर्स का क्वेश्चन है, न्यू कोर्स का नहीं है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि वीडियो में भी जो देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि ओल्ड कोर्स का क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम अवॉइड्स कोरोजन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश। देखो एल्यूमिनियम एक मेटल होता है, जैसे ये देखो ये रहा एल्यूमिनियम मेटल। आपको पता है एल्यूमिनियम मेटल में जंग नहीं लगता, रस्टिंग नहीं होती, कोरोजन नहीं होती एल्यूमिनियम में। क्यों, क्या वजह है? एल्यूमिनियम में कोरोजन क्यों नहीं होती? क्योंकि जैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है ना, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, पता है सबको, Al2O3। और ये Al2O3 एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह से उसके ऊपर आ जाती है, जो क्या करती है, फर्दर कोरोजन को उसके ऊपर से रोक देती है। तो अगर सवाल इस तरह से आ जाए ना कि एल्यूमिनियम अवॉइड्स कोरोजन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या आंसर होगा? ये इसी तरह लिखना चाह रहे थे वो, थोड़ा आगे पीछे हो गया। ठीक है, क्लियर है? ये ओल्ड कोर्स में, न्यू बुक में शायद ये बात नहीं मेंशन है एल्यूमिनियम की कोरोजन के बारे में। क्लियर है? क्योंकि एनईडी में अगर एमसीक्यूज बैंक रिपीट होता है ना, तो ओल्ड कोर्स से ही आएगा। क्योंकि एमसीक्यूज बैंक जाहिर सी बात है, और अगर न्यू कोर्स से आएगा तो एमसीक्यूज बैंक भी पूरा नया बनेगा, न्यू एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 218, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन नाइट्रोजन। इसके तो आसान, N2 में बताइए कितने सिग्मा कितना पाई? ए ऑप्शन हो गया, 1 सिग्मा 2 पाई। N2 बनाना आता है सबको? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऐसे ही होता है बेटा, यही होता है नाइट्रोजन, सबको आता है। कितने सिग्मा कितने पाई? 1 सिग्मा 2 पाई, बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है ना सबको? कोई भी सवाल नहीं समझ में आया रोक के पूछे, क्योंकि पूरा कोर्स सही है। इतना आसान हलवा नहीं होता ऐसे एमसीक्यूज करना, जब पूरे चैप्टर में से कहीं से भी कुछ भी आ जा रहा है, पूरे फर्स्ट सेकेंडरी की बुक से। 219, द सॉल्यूशन दैट मेंटेन द पीएच इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन, बिल्कुल सही जवाब। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर ये 10 है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ओल्ड बुक का चैप्टर 7 है, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दोनों मैं बता दे रहा हूँ। बफर सॉल्यूशन पढ़ा है? यस, ये पीएच को मेंटेन करती है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ें, लेकिन अभी नहीं। 220, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस, ओल्ड बुक। पूरा इम्प्रूवर तो बना देंगे ऐसे ही। क्या होता है? ए ऑप्शन, सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। न्यू बुक के अंदर से सॉल्वे प्रोसेस निकाल दिया गया है, सिर्फ कॉन्टैक्ट प्रोसेस और कास्टनर कैलनर सेल है, ऐसी है ना। और सेप्ट और ये है, सेकेंड ईयर के अंदर जाएंगे तो कॉपर की मेटलर्जी है बस। तो सेकेंड ईयर में तो न्यू बुक में तो मैंने आपको बता दिया इंडस्ट्री है ही नहीं, ना होने के बराबर इंडस्ट्रीज है। फर्स्ट ईयर पुरानी बुक में थी भरी एकदम बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, जिसमें से एक सॉल्वे प्रोसेस था, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हुआ करता था ये पुरानी बुक के अंदर। सोडियम कार्बोनेट बनता है, एक बेल्जियन केमिस्ट था अर्नेस्ट सॉल्वे, उसने इस प्रोसेस को बताया था। नेक्स्ट आते हैं 221, द फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर, वेरी इजी, D2O, सही है। 222, PVC बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ पोलीमराइजेशन, कौन से पॉलीमर होता है ये? यस, एडिशन होता है, बिल्कुल सही। PVC होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड का एडिशन पॉलीमर होता है ये, सही है, पता है सबको?
कोई भी मसला हो सवाल करना। 2 to 3 है। द कंपाउंड RSH इज डैश, ये थायो अल्कोहल, बिल्कुल सही। इसी को हम एक और नाम कहते हैं, यस मरकैप्टन, मरकैप्टन भी कहते हैं ना उसको, मरकैप्टन कह लो, थायो अल्कोहल कह लो, एक ही बात है। आसान है ना भाई। एनईटी के देखो बहुत इजी होते हैं केमिस्ट्री के MCQs। एनईटी में सबसे आसान पोर्शन केमिस्ट्री का होता है और सबसे मुश्किल पोर्शन जो है वो आपका इंग्लिश का होता है, याद रखिएगा। मतलब सबसे आसान केमिस्ट्री है, उसके बाद आसान मैथ्स है, उसके बाद आसान फिजिक्स है, और मुश्किल जो हमारा आ जाता है मतलब ये मैं डिफ़िकल्टी लेवल के लिहाज से बता रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले आप एनईटी का टेस्ट अगर आप करो ना कभी, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश का केमिस्ट्री का पोर्शन करना है। सबसे पहले केमिस्ट्री के 25 MCQs कर लें, उसके बाद आप आए मैथ्स के 25 MCQs करें, फिर आप जाए फिजिक्स के 25 करें, और सबसे एंड में आप इंग्लिश के 25 करेंगे। इससे आपका मोटिवेशन और आपके जो कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्टअप होगा। इसलिए उल्टा अगर खुदा न खासा कर लोगे ना तो फंस जाओगे बुरी तरह से। अगर खुदा न खासा इंग्लिश आपने शुरू में स्टार्ट कर दिया तो आपका ऐसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और आप सारा भूल जाओगे, केमिस्ट्री भूल जाओगे। सही बता रहा हूँ मैं। तो ये तरीका है कि पहले किसको करें उसके बाद किसको करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप केमिस्ट्री करेंगे, फिर उसके बाद मैथ्स करेंगे, फिर फिजिक्स करेंगे, और फिर इंग्लिश। में डिफ़िकल्टी लेवल के लिहाज से बता रहा हूँ। सबसे आसान क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं, उसके बाद मैथ्स के, उसके बाद फिजिक्स के, और उसके बाद सबसे मुश्किल आते हैं इंग्लिश के, ठीक है। अब केमिस्ट्री देख लो ना, अब ये पास पेपर है 2023 के, कितने आसान MCQs है। ये तो आप नहीं पढ़ के भी, अभी पढ़ाया नहीं है मैंने गिनती के 5 चैप्टर पढ़ाए आपको, ये 4 चैप्टर पढ़ाए, लेकिन आप ये सब कर पा रहे क्योंकि आसान है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 to 4। द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड डैश बॉन्ड। मॉलिक्यूल्स में कौन से बॉन्ड बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, बिल्कुल। क्रिस्टल में बनता है आयनिक बॉन्ड। क्लियर है? मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड बनता है। सही कह रहे, क्यों मसला बेटा? इजी है, कुछ पूछना है किसी भी तरफ से? नो। 2 to 5 ये मुश्किल सवाल है। एस्बेस्टॉस इज डैश फाइबर। अच्छा, ये वो सवाल है जो आउट ऑफ द कोर्स है, आउट ऑफ द न्यू सिलेबस, आउट ऑफ द ओल्ड सिलेबस। ना ये बात ओल्ड सिलेबस में लिखी गई है, ना ये बात न्यू सिलेबस में, बल्कि गूगल से उठाया गया एक MCQs है। एस्बेस्टॉस एक डैश फाइबर होता है। एस्बेस्टॉस का नाम सुनेगा भी आपने? असल में इंडस्ट्रीज़ के अंदर एस्बेस्टॉस लाइनिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम लोग। अगर आपने नेल्सन सेल पढ़ा है तो उसके अंदर एस्बेस्टॉस लाइनिंग होती है, यू शेप ट्यूब को सेपरेट करने के लिए। वरना एस्बेस्टॉस नॉर्मली जो है ना वो एक इससे हम लोग बनाते हैं क्या, फायर ब्रिगेड वाले जो जैकेट पहनते हैं ना, उनकी जो जैकेट होती है वो एस्बेस्टॉस से बनी होती है। एस्बेस्टॉस होता है फायर प्रूफ फैब्रिक। एक ऐसा फैब्रिक होता है जो कि जिसमें आग नहीं लगती, नीचे से शर्ट्स वगैरह बनाई जाती हैं, और ये ऐसा धागा होता है जो आग नहीं पकड़ता, इसलिए फायर ब्रिगेड वाले जो है ना उसको पहनते हैं ताकि वो जान बचा सके आग में फंसे लोगों की। अगर कोई जगह आग लगी मकान में, बिल्डिंग में, किसी स्ट्रक्चर में, तो एस्बेस्टॉस कहलाता है। एस्बेस्टॉस क्या होता है? मिनरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, प्लांट फाइबर, नॉन ऑफ दिस। नॉन ऑफ दिस तो नहीं है। अच्छा, प्लांट फाइबर भी नहीं है, ये किसी पौधे से हासिल नहीं होता। या तो ए है या तो बी है, मिनरल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर। जब आप गूगल करोगे ना इसको तो एस्बेस्टॉस का बताया कि एस्बेस्टॉस एक मिनरल फाइबर है। मिनरल फाइबर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके फार्मूले में हमारे पास एक मेटल मौजूद होता है, एल्यूमिनियम मेटल इसके अंदर होता है, ठीक है, फार्मूले में इसके, ठीक है। इसकी वजह से इसको मिनरल फाइबर कहा जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल इन इट्स फाइबर, ठीक है। तो गूगल अगर करोगे इस तरह के आंसर बुक से नहीं मिलेंगे, गूगल से मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा, सिर्फ गूगल बताएगा इसका आंसर, क्योंकि ये गूगल से ही निकाला गया, ये बुक में से नहीं निकाला गया। इसके लिए आप इसको याद कर ले सवाल को। नेक्स्ट है 2 to 6 स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट ईयर चैप्टर 11। दो स्टेटमेंट होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक स्टेटमेंट होती है क्या कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। दूसरा कि द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये दो है, अब देख लेते हैं। ए तो सही, एनर्जी कैन नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट मे ट्रांसफर। द सिस्टम इन फॉर्म ऑफ हीट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंक्रीज इन सिस्टम इंटरनल एनर्जी
एंड द एनर्जी लिविंग सिस्टम इन फॉर्म वन मैथमेटिकल सिस्टम, यस बिल्कुल सही। ये तो मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताई जा रही है ना। यस, बोथ ए एंड बी हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ। 2 to 7 है। कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, यस पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। इनहिबिटर नेगेटिव कैटलिस्ट होता है जो स्लो डाउन करता है। प्रोमोटर जो होता है ना, प्रोमोटर क्या करता है, कैटलिस्ट के साथ प्रोमोटर को ऐड किया जाता है कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। मतलब कैटलिस्ट के साथ ना सम टाइम हम प्रोमोटर को ऐड कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जब हम मतलब कैटलिस्ट को भी और ज़्यादा उसकी इंप्रूवमेंट कर रहा होता है, जैसे कि N2+3H2 इट फॉर्म्स 2NH3, ये होता है ना हेबर प्रोसेस, याद है हेबर्स प्रोसेस। इसमें हमारे पास आयरन कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। इसी एरो के नीचे K2O लिखा होता है, .Al2O3 लिखा होता है, कभी ये भी देखना। ये क्या होता है, इसके प्रोमोटर्स हैं। कैटलिस्ट तो Fe है बट ये प्रोमोटर्स हैं जो इसकी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये प्रोमोटर ऑप्शन नहीं होगा इसमें। रिएक्शन को फास्ट करने वाले क्या होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा। और इनहिबिटर क्या करता है, रिएक्शन को स्लो डाउन करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। क्लियर है? 2 to 8 द कंपाउंड विथ Fe+3 एंड SO4 इज डैश है। मतलब आयरन +3 किसमें है, सी तो होगा नहीं ना, सल्फेट नहीं है इसमें। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, यस बिल्कुल सही है। फेरिक सल्फेट है ना, Fe+3 आयन, इंटरचेंज करोगे तो बिल्कुल सही। और ये फेरस सल्फेट है, यहाँ आयरन +2 में होगा ना, तो ये -2 लगे ये कट गया। तो यहाँ पर Fe+3 है और सल्फेट आयन है। 2 to 9 है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स डाउन द ग्रुप डैश। बहुत आसान, डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है आयनाइजेशन एनर्जी। HBr इज डैश इन नेचर। HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड क्या होगा नेचर में, क्या होगा बोले, पोलर होगा। क्या कोवेलेंट नहीं होगा, तो बोथ एंड भी होगा ना यार, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ना। ये नहीं समझ में आती बात, चूंकि अलग अलग है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। तो क्या करेगा, ब्रोमीन खींचेगा अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कोवेलेंट बॉन्ड किस लिए है, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन जाए। तो ये कोवेलेंट भी है और कोवेलेंट के अंदर जाएंगे तो पोलर भी है। पोलर कोवेलेंट है, पूरा नाम इसको बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। सेम एटम से बन जाता तो बोलता नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पता है सबको ये बात, 9 क्लास की बात है, 9 क्लास से ऊपर की बात नहीं है, ये इंटर की बात ही नहीं है सेकेंडरी में करने की। सही है? कोई मसला, कुछ पूछना है किसी को, एनीथिंग, बॉयज़ गर्ल्स किसी भी साइड से? क्लियर है? सारे सवाल आसान है, इजी लग रहे हैं? मुश्किल तो मतलब कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, एनईटी वालों को थोड़ा मैं कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि आप देखें कि यार नामुमकिन नहीं है करना, अक्सर चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं, परेशान नहीं होना इसमें, अक्सर चीज़ें आप जानते ही हैं। मतलब आप मुंह उठा के बिना तैयारी के भी चले जाएंगे ना तो कम से कम 50 नंबर ला के पास तो हो ही जाएंगे। सही बता रहा हूँ मैं आपको, बस इतना तो आता है आपको, इतना तो ज़िंदगी में पढ़ा है। हाँ, लेकिन हमें 50-55 नहीं लाने ना, हमें नंबर लाने 90+, ताकि हम अच्छा एक एग्रीगेट बनाकर अच्छी फील्ड ले सकें। उसके लिए ये सारी मेहनतें हैं, वरना इतना आपको आता है कि आप पास कर लो, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं उस पास करने से। बात समझ में आ रही है? तो आपको ही पता है सर पास तो हो जाएगा, सवाल देख के ऐसा लग रहा है, फेल तो नहीं होंगे सर एटलीस्ट, है ना भाई? जो घर बच्चा आंसर दे रहा है, अगरचे आपका कॉन्सेप्ट इतना मजबूत नहीं है, फिर भी आपको आंसर्स पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो पढ़ा है ना यार, मेहनत की है, तैयारी की है। और कोई ऐसा सवाल है भी नहीं तो बहुत घूमा, बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं जो आस्क की जा रही है ना भाई? हम लोग एप्टीट्यूड में क्या करते हैं, बहुत मुश्किल मुश्किल चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता है आती है आसान आसान चीज़ें। अब देखो कितनी मुश्किल चीज़ें पढ़ी जाती हैं या पढ़ाई जाती है, लेकिन आता क्या है, बहुत बेसिक चीज़ें, डेफिनेशंस आते, कुछ भी नहीं आता, आसान आसान चीज़ें। फाइनली यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल आ रहा है 30 क्वेश्चन के बाद 231 में, ठीक है? तो न्यूमेरिकल बहुत कम आता है एनईटी में। आप देखो अभी तक कैलकुलेटर चला ही नहीं, अभी तक कैलकुलेटर चला ही नहीं, और अब पहली बार चलेगा। चाहे एनईटी में कैलकुलेटर अलाउ है तो मसला ही नहीं होता, तो हम करके वैसे भी आंसर ले आएंगे। हाँ, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर वैसे तो मार्केट में मिलता भी नहीं है, वो बहुत महंगे आते हैं, 10,000 से ऊपर के आते हैं वो, जो प्रोग्रामेबल होते हैं। तो आपके पास जो कैलकुलेटर होता है ना, किसी भी टाइप का हो, वो सब नॉर्मल साइंटिफिक ही कहलाता है, प्रोग्रामेबल कोई भी नहीं लेता है, ठीक है? तो जो आपके पास भले क्लास 20 का आपने कैलकुलेटर लिया हुआ है,
4000 वाला, 5000 वाला, वो भी प्रोग्रामेबल नहीं है, वो नॉर्मल कैलकुलेटर के अंदर ही आता है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि सर ये पता नहीं एलईडी में चलेगा नहीं चलेगा, तो वो अलाउ है, ठीक है। तो हाँ, जो अलाउ नहीं है वो आपको मिलता भी नहीं है मार्केट से। उसमें पूरा आंसर, वो पूरा प्रोग्रामेबल समझो, उसमें चिप लगी होती है, मेमोरी कार्ड लगा होता है, उसमें पूरा नोट सेव कर लो। वो तो जाहिर सी बात है चीटिंग होगा ना, उससे कोई भी इंसान कर सकता है। वो वैसे ही अलाउ नहीं है, वो बोर्ड एग्जाम में भी अलाउ नहीं है, वो कहीं अलाउ नहीं है। वो देख के दूर से मोबाइल जैसा पूरा लगता है वो, कि अंदर मोबाइल रखा हुआ है सामने, तो वो तो वैसे ही अलाउ नहीं है। टच स्क्रीन है, सब कुछ कैलकुलेटर में टच स्क्रीन डाला हुआ है, मेमोरी कार्ड लग रहा है, कैमरा है कैलकुलेटर में, तो ये कौन सा कैलकुलेटर है भाई, ठीक है। तो प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स कहलाते हैं। तो वो तो वाकई में कोई भी अलाउ नहीं करेगा यार, इतना तो अकल है। और ये जो आप इसमें क्या कर लोगे, साइंटिफिक से कुछ भी नहीं कर लोगे तो ये अलाउ रहता है। इसमें कुछ सेव कर भी लेगा तो कुछ कांस्टेंट होता है, बस वो सेव होता है, मतलब जो जदीद होता है कोलम कांस्टेंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू, बहुत ज़्यादा कुछ नंबर सेव कर सकते हैं, अल्फ़ा वगैरह, मतलब देखा हो ना, नंबर सेव स्टोरेज में डाल सकते हैं, लेकिन कुछ बिट्स में मेमोरी होती है। मतलब ये नहीं कि पूरा नोट्स डाल दिया इसके अंदर, पूरा तबसरा डाल दिया उर्दू का इसके अंदर कि जाए और नसरनिगार को तबसरा लिख दिया जाके, ऐसा नहीं हो सकता आपके कैलकुलेटर में, ये तो पता है ना आपको। अच्छा, करना चाहे तो कर सकते हैं, तबसरा सेव हो जाता है करना चाहे ना तो मतलब केसीओ वाले कर सकते हैं, ये जानबूझ के नहीं करते ताकि इसको फेयर मीन्स में इस्तेमाल किया जाए, वरना इतनी जदीद दौर आज का आ गया है, छोटे छोटे गैजेट्स में मेमोरी कार्ड लग गए, वॉच में लग गया है, तो इसमें लगाना कौन सी बड़ी बात है, एक 3000 के कैलकुलेटर में, 2000 के कैलकुलेटर में, लेकिन वो जानबूझ के नहीं लगाते ताकि इसको ऐसा नहीं कि इलीगल हो जाए फिर इसको इस्तेमाल करना। तो वो जितनी भी जिद्दत पैदा करते इस चीज़ में, वो जिद्दत नहीं लाते कि कैमरा दे दिया तो ये दे दिया, तो ये सब गलत हो जाएगा ना, गलती में आ जाएगा, चीटिंग में आ जाएगा। तभी कैलकुलेटर हमारा रुका है अपनी जगह पर, आगे नहीं बढ़ रहा है इतने सालों से। देखो मोबाइल कहाँ आगे बढ़ गया कि इंटरनेट वाईफाई दे दे, उसके अंदर ब्लूटूथ दे दे, ये सब कुछ नहीं देता है, पता ब्लूटूथ कर रहे हैं सब लोग आगे पीछे क्लास में बैठ के, ऐसे ही होगा ना। तो इतने जदीद दौर में भी कैलकुलेटर हमारा सादा ही है, तो कि एग्जाम में यूज़ होता है, ठीक है। चलो आ जाओ। 0.5 ml ऑफ 1 मोलर NaOH कंटेन्स NaOH दिस, ठीक है। मोलैरिटी का सवाल शायद कुछ है, मास पूछा जा रहा है। डायरेक्ट फार्मूला अगर हम लगाते हैं ना बेटा, डायरेक्ट फार्मूला, तो क्या होता है कि मोलैरिटी बराबर किसके होता है, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ऊपर यहाँ 1000 होता है और नीचे यहाँ वॉल्यूम होता है, ऐसा ही है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो ये मोलैरिटी है, कैपिटल एम से मुराद, मैं इसको पूरा मोलैरिटी लिख देता हूँ, ओके। ये फार्मूला होता है मोलैरिटी का। हमें क्या करें बेटा, हमें मास बताना है, तो मास इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय कैपिटल वी डिवाइड बाय 1000। मोलैरिटी कितना दिया गया हमें, 1 मोलर दिया गया है। मॉलिक्यूलर मास 40 हो गया NaOH का, वॉल्यूम कितना दिया गया है 0.5 डिवाइड बाय 1000। तो ये तो बड़ा सिंपल है, क्या आ जाएगा 1/5 कितना होता है 1/500 कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा 0.002। बट ये MD कैट थोड़ी ना, मतलब कैलकुलेटर आप लोग तो चला सकते हो, आपको इतना मसला दिमाग पे जोर नहीं देना है, आप कैलकुलेटर में डालो आंसर निकालो। मतलब 2 + 2 = 4 भी आप कैलकुलेटर से कर लो, कोई मसला नहीं। मतलब जब अलाउ है तो करो सही से इस्तेमाल। MD कैट वाले बेचारों को अलाउ ही नहीं होता, हम उनसे पूछो कि कितना कर्व फील करते हैं वो, तो मल्टीप्लाई करना होता है तो जी बेटा ये मॉलिक्यूलर मास, तभी मैंने मोलैरिटी पूरा लिख दिया। MFM है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है, ग्राम फार्मूला मास। ये डायरेक्ट फार्मूला मैं मोलैरिटी का लिख रहा हूँ, वैसे इनडायरेक्ट भी होता है, मोल्स अपॉन लीटर्स, मोल्स पर लीटर, लेकिन डायरेक्ट लगा देंगे हम तो जल्दी हो जाएगा। ये जल्दी हो गया ना, एक लाइन में हो गया। 232 नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन, बता भी दिए तुमने। पहले क्या करना पड़ेगा, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, आप जो बच्चे बता रहे हैं वही है, आप कैलकुलेटर से कर लो। 0.02 आ रहा है तो ये कर लो, मसला नहीं है, तरीका तो पता लग गया ना। सॉल्व मैं नहीं कर रहा, सॉल्व आप करें, ये मेरा काम थोड़ी ना। देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2-डाइमिथाइल, क्या यही हो गया, क्या ये 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन है। हाइड्रोजन पूरे लगा दे, लगाना आते हैं सबको। हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बिल्कुल 14, ईजी है।
ठीक है। नेक्स्ट है 233, विच इज पोजीशन आइसोमर। एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। गलत जवाब, चेन आइसोमर है बेटा ये। चेन आइसोमर है, 2 क्लोरो 1 क्लोरोब्यूटेन, ये है पोजीशन चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। पढ़ा हुआ है ना आइसोमरिज्म, तो पढ़ लिया यार, वो तो सही बता जो पढ़ लिया है, तो नहीं पढ़ा वो सही बता रहे हो, जो पढ़ लिया वही गलत बता रहे हो। 234, व्हाट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू कंबस्ट बेंजीन कंप्लीटली। बेंजीन को जलाने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए। देखो ये रटने वाली चीज़ नहीं है, करने वाली चीज़ है। देखो बेंजीन क्या होता है फॉर्मूले में, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन। बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या यहाँ 6 लगा देंगे, ऑक्सीजन 6 12, 6 12 और 1, अच्छा हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन पे 3 ना, 12 और 3 15, 15/2, 15/2 कितना हो गया 7.5। क्लियर है, मतलब ऑक्सीजन के 7.5 मोल्स चाहिए होंगे 1 मोल बेंजीन को कंबस्टन करवाने के लिए। डायरेक्ट फॉर्म लिखेंगे इक्वेशन और पता लग जाएगा। समझ में आया सबको, कैसे हुआ, इजी। नेक्स्ट है 235, एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4p1, विच वन इज इनकरेक्ट। एक एलिमेंट है बेटा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब वैलेंस शेल की शायद पूछ रहे हैं, लास्ट शेल की 4p1 है, कौन सी बात गलत है इन चारों में से। फिर वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन याद रखिएगा, लास्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन है ये। 4th पीरियड में है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 है, नन। एजिमुथल क्वांटम नंबर दैट इज सब्सिडरी क्वांटम नंबर ना, ये आपने पढ़ा होगा उसको फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 में। शेप ऑफ सबशेल बताता है ये। चलो नन ऑफ दिस में देख लेता हूँ। अब चलो चेक करते हैं कैसे आंसर निकालते हैं। 4p1 लास्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन है, और 4 अगर नंबर आ गया है तो यकीनन ये 4th पीरियड में है। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई शक नहीं है इस पर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो जाहिर सी बात है 4p1 है ना, तो ये जो बड़ा नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, शेल को शो कर रहा होता है ना ये, तो ये n बिल्कुल सही कहा, n से शो करते हैं उसको, तो n = 4 है इसका, बिल्कुल सही 4 है। b भी सही है। c देखते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 है इस ऑर्बिटल के लिए। अब देखो हमें पता है एजिमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल l से शो होता है ना, s के लिए क्या होती है 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। अब चूंकि p है तो उसके लिए 1 ही होगा सब शेल p के लिए, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही का d, नॉन ऑफ दिस। मतलब सारी बातें ही करेक्ट है, इनकरेक्ट बात कोई है ही नहीं इसके अंदर। समझ में आया सबको। तो ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ से ही आया। ठीक, क्वांटम नंबर पढ़े थे बेटा, 4 तरह के होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। 235 के बाद 236, कार्बोहाइड्रेट्स हैज फंक्शनल ग्रुप डैश। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं विद एटलीस्ट 1 एल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। यस बोथ। अगर कीटोन है तो सूरत में हम उसको बोलते हैं कीटोस, और एल्डिहाइड है तो क्या बोलते हैं, एल्डोस। याद है सबको, ठीक है। दोनों हो सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, बताया था मैंने आपको। एंजाइम्स आर डैश, बिल्कुल एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं हमारे पास, बायो कैटलिस्ट होते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। 238, C3H10O इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डैश। देखो सच्ची बात तो बेटा ये है कि जितना भी है आया हुआ क्या है इसमें, ऑक्सीजन है, तो ए भी तो हो नहीं सकता, तो बोथ कहाँ से होगा, नन। मतलब ज़रूरत नहीं है बनाने के इसको, ओ कहाँ से आ गया साइक्लोपेंटेन और पेंटीन में। अगर ये एल्डिहाइड वगैरह कीटोन देते ना तो हम चेक भी कर लेते हैं, उन्होंने तो हलवा कर दिया इसको। अल्केन दिया हुआ, अल्कीन दिया हुआ, तो उसमें ऑक्सीजन कब से आ गया बेटा, हाइड्रोकार्बन होता है वो। क्लियर है। 239, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर डैश आइसोमर्स, अभी तो बताया, बिल्कुल सही, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। 240, ओके, एमसीक्यू दोबारा से मेडिकल आया।
10 सवाल के बाद आ रहे हैं। 20 ग्राम ऑफ डायटोमिक गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इतना है एसटीपी, फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। ओके बेटा, ये दिया हुआ है मास, ये दिया हुआ है वॉल्यूम, और आपसे पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर मास। ये पहला चैप्टर मोलर वॉल्यूम का। वॉल्यूम जो है ना वो बराबर किसके होता है, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.41 डेसीमीटर क्यूब, है ना बेटा, यही है। मॉलिक्यूलर मास निकालना है, 10 ग्राम। मास ओवर वॉल्यूम, इतना जल्दी निकाल लिया, आराम से करते हैं। मास कितना आया हमारे पास 20, वॉल्यूम कितना हमारे पास है 44.8 मल्टीप्लाई बाय 22.41, कैंसिल हो जाएगा, ये 1 ये 2 ये 1 ये 10, या सही कहा 10 ग्राम। 10 आ रहा है। विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं एमडी कैट वाले, इसको कोई ऐसा मसला नहीं। सही है, आता है, पता है सबको ये, दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ये फर्स्ट, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 में, फर्स्ट ईयर की। ओल्ड बुक में नाम था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और न्यू बुक में जस्ट कहते हैं उसको स्टेशोमेट्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों तरह के बच्चे बैठे हैं, जिन्होंने एक ने ओल्ड से पढ़ा, एक ने न्यू से पढ़ा। ठीक है, ओके। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या किसमें चाहिए होता है बेटा? ये एमसीक्यूज आ रहा है फर्स्ट सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 6। देखो बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब लाइक कुछ भी, पेट्रोल वगैरह, CCl4 वगैरह, नॉन पोलर कैरोसिन वगैरह। ट्रिक बता दे रहा हूँ आसान सी। पोलर जो है ना, पोलर एक पोलर है और एक वर्ड है नॉन पोलर। इसमें चूंकि एक वर्ड है पोलर, सिंगल वर्ड है, और ये 2 वर्ड है। अब ये किसी सिंगल वर्ड है तो SN1 और E1 होता है पोलर में, और ये 2 वर्ड्स हैं तो E2 और SN2 होता है। ये ट्रिक है इसकी। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट किसमें होगा भाई? बोथ ए एंड सी, SN1 और कहाँ से बी में होगा। अभी तो जो बताया ट्रिक ही उल्टा कर दिया। तो नॉन पोलर है तो SN2 में होगा। क्यों होगा कैसे नहीं होगा बेटा, ये बात की बात है, जब हम लेक्चर देखेंगे तब करेंगे। अभी बस शॉर्टकट देख लो, कैसे आंसर पता लग जाएगा। सही है, समझाने की चीज़ नहीं है अभी आपको, क्योंकि इसके लिए पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म मुझे बताना पड़ेगा। SN1 SN2 E1 E2, और ये पूरा आपका चैप्टर 6 कहलाता है। ठीक है, अभी फिलहाल NAD वाले बच्चे शॉर्टकट बस समझ लो बेटा कैसे आंसर आ रहा है। अभी टाइम नहीं है लंबी कहानी बताने का, सुनाने का। टाइम के लिहाज से बेटा इंसान को तैयारी करनी चाहिए, है ना भाई। पहले हम सोच रहे थे कि भाई जून में होगा जाकर, तो फिर हम सुकून से थे, लेकिन हम चूँकि मई में कर रहे हैं राउंड 1, तो जल्दी करना है। ठीक है, ठीक है, अब समझ में आ गया सबको सारे क्वेश्चन? कुछ पूछना है किसी भी क्वेश्चन में से? ओके, 542 करते हैं। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट कंटेंट ऑफ आर से मुराद यहाँ पर है बेटा रिएक्टेंट। अभी जवाब नहीं देना, कुछ भी कुछ चीज़ें बताऊंगा, कोई आंसर नहीं देना। फर्स्ट ईयर चैप्टर 11 है थर्मोकेमिस्ट्री, पुरानी बुक का चैप्टर 5 है केमिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है, ये न्यू बुक का है चैप्टर 11। आर मुराद है रिएक्टेंट। ठीक है, हीट कंटेंट किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब, एंथैल्पी। एंथैल्पी होता है हीट कंटेंट, जिसको हम कैपिटल H से भी शो करते हैं। पता है सबको ये बात? एक्सो रिएक्शन मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट कंटेंट रिएक्टेंट का कितना होता है? देखो बेटा, 2 तरह के रिएक्शन होते हैं। एक में रिएक्टेंट हीट लेता है तब जाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। एक में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद हीट लिबरेट कर रहा होता है बेटा ऐसा। ये जो रिएक्शन होता है यस एंडोथर्मिक, और ये जो होता है एक्सोथर्मिक। तो इसमें होता क्या है पता है? जो रिएक्टेंट का हीट कंटेंट है ना वो कम होता है और प्रोडक्ट का ज़्यादा होता है, तभी हीट चाहिए होती है। और एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट के हीट कंटेंट ज़्यादा होता है और प्रोडक्ट का कम होता है, तभी हीट रिलीज हो जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की हीट कंटेंट कितनी होगी? ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी। तो क्या होगा? ग्रेटर देन P या ग्रेटर देन प्रोडक्ट। समझ में आ गया आप सबको? ये एंडो, तभी इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब डेल्टा H निकाला जाता है एंथैल्पी चेंज,
H2 माइनस H1 करके, तो हमेशा नेगेटिव वैल्यूज आ रही होती हैं, जो कम में से ज़्यादा को माइनस कर रहे होते हैं, तो इसलिए माइनस में आता है हमेशा एंथैल्पी चेंज। किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। पढ़ा है कभी? तो मसला शॉर्ट में देखो, 1 मिनट में मैं घंटों की बात आपको 1 मिनट में बता दे रहा हूँ, ताकि थोड़ा बहुत सेंस आ जाए, वरना ये बात आधे घंटे करने की है। जब एंथैल्पी हम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, उस वक्त तो आपको पता है हर तरह से हम पढ़ रहे होते हैं। 243 ग्रेटेस्ट रेट ऑफ फ्लो किस में होगा? बी में निकालना पड़ेगा ना सब में, 5 गुना होता है। मतलब कॉमन सेंस से निकाल भी सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो मतलब विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो 50 dm³ इन 5 मिनट, तो 1 मिनट में कितना हुआ? 50 डिवाइड बाय 5 मतलब 10 dm³ पर मिनट। ये आ गया 11/1, तो 11 आ गया ये आ गया 20/4, क्या हो गया? 5 नन। तो क्या हो गया? सही कहा, बिल्कुल बी। कॉमन सेंस से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो, तेज़ी से फ्लो बहेगा कौन सा लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी इतनी होगी? 11 लीटर 1 मिनट में जो बह जाएगा, तो उसका रेट ऑफ फ्लो ज़्यादा है। मतलब ये फिजिक्स में जैसे नहीं स्पीड निकालते हैं, उसी तरह से निकाल रहे हैं, मतलब और कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। 244 क्या लिखा है भाई? फॉर्म सब्सटेंस ABBC ACAD हैव बॉन्ड एनर्जीज। ओके ओके ओके, सवाल नीचे है, सवाल नीचे है। पहले ये ऑप्शन दिया जो, ये क्या दे दिया? ओके, ABBC AC और AD, तो लाइन सेगमेंट दे रहा होता है ऐसे मैथमेटिक्स के अंदर। ये 4 अलग अलग कंपाउंड है, अलग अलग किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी? अभी जवाब नहीं देना है, एक चीज समझनी है, बॉन्ड एनर्जी जो है ना बेटा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतनी कम बॉन्ड एनर्जी होगी, और जितनी कम बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। एडी। एडी क्या हो गया? कहाँ है कि एडी? बी ऑप्शन। समझ में आ गया सबको? बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, चैप्टर नंबर 4 में, नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो बॉन्ड एनर्जी का बॉन्ड लेंथ से इनवर्स रिलेशन होता है, सही है। 245 इन स्टेनलेस स्टील सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज इज ऑफ डैश। स्टेनलेस स्टील किसे कहा जाता है बेटा? स्टेनलेस स्टील एक अलॉय है, आयरन बेस्ड अलॉय होता है। इसमें आयरन तो सबसे ज़्यादा ही होता है, आयरन के बाद ज़्यादा, अच्छा आयरन निकल क्रोमियम, 3 चीज़ें होती हैं, पढ़ा है कभी? आयरन निकल क्रोमियम, ये 3 चीज़ें होती है स्टेनलेस स्टील के अंदर। पहले नंबर पे तो आयरन है, दूसरे नंबर पे ज़्यादा क्या होता है? क्रोमियम होता है, बिल्कुल सही। बुक लेकर बैठा भैया बच्चों उसको देख रहे, सही है, क्रोमियम होता है सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पे निकल होता है, उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, ठीक है बेटा। 246 विच इज़ लाइटर देन द रेस्ट, सबसे हल्का पार्टिकल कौन सा इन चारों में से? बहुत आसान है, यस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल हर कोई जानता है। क्या वेट है? 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg। प्रोटॉन का वेट एक्सपोनेंट माइनस 27 kg, और न्यूट्रॉन का 1.76 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg। अब तीनों को कंपेयर कर लो तो सबसे हल्का आपको यही मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। प्रोटॉन भारी है तो जाहिर सी बात है, -27 है, -31 है। न्यूट्रॉन स्लाइट सा भारी है, स्लाइट सा हैवी है प्रोटॉन से, 1.67 है, 1.76 है। पावर सेम, एक्सपोनेंट सेम है, सिर्फ कोफिशिएंट का फर्क है, सही है। इलेक्ट्रॉन से भी हल्की चीज क्या हो सकती है? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है, चार्ज अलग होता है, यस। हाँ, गामा रेज हो सकती है, बिल्कुल सही कहा, गामा रेज का मास 0 होगा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ठीक है। तो बस इलेक्ट्रॉन सबसे हल्की चीज़ नहीं, इससे भी हल्के फोटॉन्स वगैरह हो गए, क्वांटा हो गया, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, क्वार्क्स हो गए, बिल्कुल सही कहा, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, न्यूट्रिनोज हो गई। बेटा वर्स कहाँ चले गए तो? डॉक्टर स्ट्रेंज से क्या रहा है? चलो मेटावर्स, मेटावर्स, मल्टीवर्स। मेटावर्स अलग चीज़ है, मल्टीवर्स
ये मेटावर्स कह रहे बेटा, ये पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रही, ये मार्वल कॉमिक्स की बात कर रहे, कॉमिक्स की। मेटावर्स और मल्टीवर्स में डिफरेंस है। असल में जो पुरानी जो साइंटिफिक थ्योरी है वो मल्टीवर्स की है। मल्टीवर्स के मतलब हमारी यूनिवर्स की तरह बहुत सारी यूनिवर्सेस मौजूद हैं, तो वो मल्टीवर्स है। तो जो डॉक्टर स्ट्रेंज का आया था ना, तो वो मल्टीवर्स के ऊपर था, मल्टीपल यूनिवर्सेस के ऊपर था। मेटावर्स एक रियलिटी की चीज़ है जो हकीकत की दुनिया में है, मेटावर्स। और मेटावर्स को बनाया कि वो मेटावर्स से ही नाम फेसबुक ने अपना चेंज करके मेटा किया। फेसबुक का नाम अब मेटा हो गया ना, इंस्टाग्राम बाय मेटा, फेसबुक बाय मेटा, व्हाट्सएप बाय मेटा, ठीक है। और मेटावर्स क्या कहता है? मेटावर्स कहता है कि एक रेप्लिका बनाना इस यूनिवर्स का, इस दुनिया का एक रेप्लिका बना देना, कि जो आपकी एक आइडेंटिटी आपकी है, जो मेरी और आपकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी भी हो, कि आप मरने के बाद भी आप एग्जिस्ट कर सकें दुनिया के अंदर। आपका एक AI जनरेट करना। अभी व्हाट्सएप में आप देखो, कल परसों एक नया अपडेट आ गया मेटा AI के नाम से, गोल सा बना हुआ आ गया। ये बहुत तेज़ी में हो रहा है, ठीक है। फेसबुक में भी आ गया है, हर जगह पता ही नहीं चला, सो के उठा तो ये आया, ये क्या हो गया, हर किसी से आया ना, सब परेशान हो गए। वो मेटा AI है, ChatGPT का पूरा आपको वर्जन दे दिया गया वहाँ पर, जो लिखोगे बताओगे बता देगा आपको, किया है ना, जो सवाल करना है इसमें से कर लो, सबका जवाब दे देगा, है ना। तो वो इस चीज़ के ऊपर है कि अगर इंसान खुदा न खासा मर जाए तो उसके बावजूद उसकी आइडेंटिटी बरकरार रहे। तो वो आपके माइंड को रीड कर रहा है, वो आपसे परमिशन मांगेगा और आपके माइंड को रीड करेगा वो AI, और आपका एक रेप्लिका जनरेट करेगा। ये मेटावर्स है। मतलब बहुत लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, आजकल बड़ा काम हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो वो अलग अलग चीज़ें, अक्सर लोग ना मेटावर्स मल्टीवर्स को मिक्स कर देते हैं, तो उनको फ़र्क नहीं पता होता। ओके, 247. In which one of the following does the central atom not possess an octet in its outer shell? लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन किसके नहीं होंगे? बिल्कुल सही जवाब BH3, ठीक है। बोरॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, बिल्कुल सही। और 3 हाइड्रोजन से बेटा जब ये मिल गया 6 हो गए। क्या? स्टेबिलिटी आ गई स्टेबिलिटी। याद रखना, स्टेबिलिटी का रूल लोल्टेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या है? अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में तो स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी, ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेबिलिटी गेन नहीं होगी। ये याद रखिएगा। जैसे कि NO2 अगर मैं बनाऊं, अगर जैसे NO2 बनाता हूं ना बेटा, ये देखो, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये एक तरफ से इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली, एक तरफ से डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली, और ये 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, 1 2 3 4 और एक ये 5। आप इसमें देखो, नाइट्रोजन के लास्ट सेल में बॉन्ड बनने के बाद 4 5 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये अनस्टेबल है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी भी कहा जाता है ना इसको, ऑड इलेक्ट्रॉन, चूंकि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन से मुराद 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन। जब ये आ जाते हैं तो क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका मतलब है। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पड़ा है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है मतलब अनस्टेबिलिटी। वरना अगर इसमें अगर इवन नंबर में आ रहे हैं ना, तो सारे पेयर्ड हो गए, तो स्टेबिलिटी गेन हो गई है, तो स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट के मुताबिक। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो। बोलो बेटा। H3 NH3, that's easy. This is nitrogen. It contains how many electrons? 5 electrons. 1 2 3 4 5. Now there are 3 hydrogen atoms here, and each hydrogen atom has 1 electron in the last shell, and covalent bond यहाँ पर बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस, ये जो आपके पास आया, दिस इज़ वेरी फेमस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी लोन पेयर की वजह से अमोनिया के नेचर बेसिक है, अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट। इट इज़ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। पता है, पढ़ा है ये सब, तो बहुत बड़ी केमिस्ट्री है इसके पीछे, ठीक है। तो समझ में आ रही है ना बात? तो ये बाकी मीथेन का तो आता ही है। तो यहाँ पर ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है, BH3 का। बस लास्ट एक स्लाइड करते, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थक गया बस। ये देखें, क्वेश्चन 248। SnCl2 हैव डैश शेप। पता नहीं, ये हमारा हो गया फर्स्ट ईयर चैप्टर 4, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
SnCl2 का शेप कैसा होता है? देखो अभी नहीं पता चलेगा, वेस्पर मॉडल से पता लगेगा। वेस्पर सुना है कभी? वेस्पर थ्योरी नहीं सुना कभी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। तो उसके लिहाज से हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर गिनकर हम बता देते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या, बॉन्ड एंगल क्या है। चूँकि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। रिपल्जन की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक एक डेफिनेट शेप आता है। यही होता है ना वेस्पर थ्योरी। अब इसको बनाना पड़ता है, तुक्का नहीं मार सकते इसमें। SnCl2 ये रहा SN, 3 है ना, ये 10 ग्रुप 4 का एलिमेंट है। लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, एक क्लोरीन यहाँ आ गया और एक क्लोरीन यहाँ आ गया। लीनियर शेप। एक मिनट, सबर सबर सबर। लीनियर बना मैंने दिया, इसके मतलब नहीं लीनियर ही होगा, ठीक है। गिनेंगे बॉन्ड पेयर लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है? 2। सेंट्रल एटम कह रहा हूं, बिल्कुल सही 2। लोन पेयर कितना है? 3 4 क्या आपने कभी ऐसा कोई शेप पढ़ा है जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो? चलो मैं बता देता हूं, परेशान मत हो। बॉन्ड पेयर ये रहा, लोन पेयर ये रहा, यहां पर मैं लिख देता हूं शेप और यहाँ पर मैं लेता हूँ बॉन्ड एंगल। एक विद इन सेकेंड्स में आपको बता देता हूँ कि क्या होता है वेस्पर, ठीक है। देखो बॉन्ड पेयर 4 भी हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर 3 भी हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर 2 भी हो सकता है। क्या पता चारों बॉन्ड पेयर हो, क्या पता 1 लोन पेयर हो, मतलब टोटल पेयर, सॉरी मतलब टोटल पेयर की बात कर रहा था, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, रुक जाए। क्या पता 4 बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर 1 भी ना हो, 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 भी लोन पेयर ना हो, 2 बॉन्ड पेयर हो, 1 भी लोन पेयर। यही पता है ना हमें, ये 5 शेप हम जानते हैं। अगर ये वाले शेप आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज बिल्कुल टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना, 109.5 डिग्रीज। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर कहलाता है, 120 डिग्री। अबे नहीं भाई, क्या हो गया, ये पिरामिडल है। क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या तुम लोग? पिरामिडल है ये, 3 बॉन्ड 1 लोन पिरामिडल अमोनिया। ये तो रट्टा हुआ होता है यार, क्या करे, ऐसा मत करो। 107 डिग्री बॉन्ड एंगल, 2 बॉन्ड 2 लोन, दिस इज एंगुलर। एंगुलर या बेंट इसको हम कहते हैं। ये होता है 104.5 डिग्री। याद आ रहा है कुछ? 3 बॉन्ड 1 भी लोन नहीं, ये होता है ट्राइगोनल, पंखे की पंखड़ी बनती है जिसमें 120 डिग्री। 2 बॉन्ड पेयर 1 भी लोन पेयर नहीं, ये होता है क्या, सबसे आखिरी में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। यही होता है वेस्पर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। अब इसमें देख कर बताओ 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर कहाँ आ रहा है? कहीं पे भी नहीं है, नन भी नहीं है। समझ लें इसको जरा। अब ये एक आउट ऑफ द बॉक्स है, ना न्यू बुक में था ना ओल्ड बुक में था। देखो 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो ना, तो इसका शेप बनता है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिलेगा। ये शेप हमारे पास एंगुलर ही बनता है, लेकिन बॉन्ड एंगल इसका 104.5 नहीं होता, 119 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है इसका। ये गूगल पे आपको मिलेगा 119 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ। तो इसका शेप एंगुलर होगा, पुराना ही है, हमारे बुक में नहीं था। तो ये क्या हो गया इसका आंसर, सी एंगुलर हो गया। तो ये थोड़ा मुश्किल MCQs आया था एनईटी में, चूँकि था ही नहीं हमारे कोर्स का, आउट ऑफ द कोर्स था। अब बच्चे ज़्यादातर नन लगा देते हैं इसमें, उनको लगता है कि है ही नहीं, 2 बॉन्ड 1 लोन कहाँ से, लेकिन है, ठीक है। चूँकि एनईटी में मैंने बताया गूगल से भी MCQs निकलते हैं। अब याद हो गया, अब गलत नहीं करना, अब सही करना, ठीक है। यही 300 MCQs है जो घूम फिर के आ रहे होते हैं एनईटी में। 300 MCQs सिर्फ इन्हीं में से आना जो भी आना है। रट दो 300 MCQs, कौन सी बड़ी बात है, इतना तो रट्टा मारे ज़िंदगी में, बचपन से रट्टा ही मारते भी आए हो ना, थोड़ा और रट लो। 300 MCQs की तो बात है, शॉर्टकट तो यही है। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट बनाना बोलने में आसान है, करने में बहुत मुश्किल है, ठीक है। राउंड 2 में बना लेना। 249 द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन कॉज्ड बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। यस, एक्सियल ओवरलैपिंग, यस, हेड टू हेड, बिल्कुल लेटरल पाथ पे। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। सही कहा आपने, बिल्कुल सही। PH3 का कैसा शेप होगा? अब देखो PH3 बनाएंगे ना, तो
इस तरह से बनेगा PH3। फॉस्फोरस के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड 1 लोन, तो क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। कहाँ है ये, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पिरामिडल, 3 बॉन्ड 1 लोन, ठीक है। 252 विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हाँ ये मुश्किल सवाल है। देखो इसमें C और D तो हटाना ही देना है। हम असल में जब हम दो चीज़ें देखते हैं A और B, मोलैरिटी जो है ना, वो मोलैरिटी का याद रखना है कि डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और मोलैरिटी जो है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ, क्यों रीज़न भी बताऊंगा, ऐसे नहीं कि बस रट्टा मार लिया। अब देखो रीज़न क्या है, मोलैरिटी क्यों टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मोलैरिटी क्यों टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, इसके पीछे क्या रीज़न है ख़ास। मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ, मतलब पूरा फॉर्मूला शॉर्ट वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मोल्स पर लीटर, मतलब मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर होती है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन DM क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर के किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब आसान सी बात एक समझिए आप कि मोलैरिटी के अंदर क्या होता है, नीचे वॉल्यूम है डिनोमिनेटर में, और टेम्परेचर का वॉल्यूम पे इफेक्ट होता है, तो टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन मास पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं मोलैरिटी की जो वैल्यू है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। समझ गए, बस ये याद रखना है। और मोलैरिटी आ जाए तो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। आखिरी MCQs करेंगे, फिर क्लास ऑफ करेंगे। 252 बस 50 MCQs ही कर लेते हैं, टाइम निकल गया। द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन मेड बाय द 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन सफिशिएंट वाटर टू मेक 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। दोबारा न्यूमेरिकल आ गया आखिरी में। मोलैरिटी बताना है तो मोलैरिटी क्या, सबसे पहले मास लेंगे, कितना है 98 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो गया, डिवाइड बाय मोलिकुलर फार्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड कितना 98 आता है, पता नहीं, शायद याद करना, 98 आता है क्या, 2 + 32 + 64, 4 5 6 7 8 6 7 8 9 98, सही है। डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना 98, रट्टा मार लो 98 ही आता है, इतना निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 98 मल्टीप्लाई बाय, तो बड़ा आसान हो गया, 1 2 आ जाएगा। इतना आसान है तो बच्चा भी कर लेगा 1 क्लास का, ठीक है। समझ में आ गया सबको। तो ये 52 MCQs हमने किए यहाँ पर पास पेपर के, बाकी और भी इसके अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया सबको, आसान है। अच्छा, इसके 52 के आगे के लेक्चर अभी मैं नॉर्थ कराची कैंपस जा रहा हूँ, तो वहाँ पर जाकर मैं उसको फिर ओवरऑल ना 52 के आगे से करा देता हूँ, तो मैं मिलाकर एक लेक्चर पूरा बना दूंगा ताकि सारा हो जाए एक ही लेक्चर में, ठीक है। अभी तो टाइम नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है भाई। मैंने इसको 253 क्वेश्चन से स्टार्ट करें, इसके 250 क्वेश्चन मैंने ना सॉल्व करवा के डाले हुए, जो मैंने प्लेलिस्ट बता दी आपको वहाँ। बाकी इसके बाद से यहाँ से इसी क्लास में रिकॉर्ड करें, ये भी डल जाएगा उसके नीचे सीक्वेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो 50 सवाल एटलीस्ट देख लें ताकि हमें आइडिया आ जाए कि सवाल कैसे आ रहा है रेडी में। तो क्वेश्चन 253 है, द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 2 लीटर ऑफ 28% कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज डैश। मतलब कह रहे हैं कि बताएं कितना सल्फ्यूरिक एसिड होगा 2 लीटर 28% कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर, कितना अमाउंट मौजूद होगा। अब देखो सबसे मेन चीज़ ना यहाँ पर के देखना है कि 28% कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि 28 ग्राम ऑफ 28% कंसनट्रेटेड है ना भाई। परसेंटेज कंसनट्रेशन आपको निकालनी आती होगी कि ना, परसेंटेज कंसनट्रेशन किससे कहते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये आता है परसेंटेज कंसनट्रेशन, ठीक है। और अमाउंट पूछ रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड में कितनी होगी, 28% कंसनट्रेटेड, ठीक है। तो देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर परसेंटेज और मोलैरिटी को ना असल में मिक्स किया जा रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट मतलब उसकी मास बतानी है, ठीक है। और सॉल्यूशन कितना है, 28% कंसनट्रेटेड है और 2 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी किस तरह से सॉल्व किया जाएगा इसको समझना है। तो 28% का मतलब हो गया कि 28 ग्राम हमारे पास क्या है, 28 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन,
100 ml सॉल्यूशन के अंदर, ये 28% कंसनट्रेटेड कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर ये 2 लीटर है तो उसमें कितना अमाउंट होगा। ठीक है, अब 28 है ना 100, अब अगर इसको डबल कर देंगे, अगर ये 1000 ml हो जाएगा, अगर ये 1000 ml हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एक ग्राम में हमारे पास 280 ग्राम हो जाएगा। और फिर 2 लीटर करेंगे 2000 हो जाएगा, 560 ग्राम हो जाएगा। सही है, डायरेक्टली इस तरह से हम कर लेंगे इसको, तो 560 ग्राम हो जाएगा, 560 ग्राम। तो ये न्यूमेरिकल टाइप का एक क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया। अब आते हैं 254 पे। IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा? ये और ऑर्गेनिक से आया है ये। अब देखो 2 है ना, ईथर हमने पढ़ा था, इसमें IUPAC के लिहाज से अल्कोक्सी अल्केन के लिहाज से नाम लिखते हैं। ये हमारे पास हो गया मिथॉक्सी, और ये क्या हो गया हमारे पास इथेन। तो क्या नाम हो गया इसका? मिथॉक्सी इथेन, मीन्स डी ऑप्शन। समझ में आया सबको? ये हमारा जो है वो किससे आ गया? ये नोमेनक्लेचर से आया सवाल। 255 नैप्थलीन रिंग हैज़ डैश पाई बॉन्ड। नैप्थलीन किसे कहा जाता है पता है सबको? 2 बेंजीन रिंग एक साथ अटैच होती है। देख लो, अगर नहीं पता तो मैं बना देता हूँ। अगर 2 बेंजीन रिंग ऐसे अगर एक साथ अटैच हो जाए कहीं पर, अगर 2 बेंजीन रिंग एक साथ अटैच हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड नैप्थलीन। ये नैप्थलीन कहलाता है। अब इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है? 256 है CnH2n प्लस OH। अच्छा 2n+1 ये इस तरह से लिखा हुआ CnH2n+1 फिर OH। ये किसका फॉर्मूला है? क्या बोल रहे हैं? अल्कोहल है बिल्कुल, क्योंकि C2H5OH इस तरह से बन रहा होता है। तो ये हमारा ए ऑप्शन हो गया अल्कोहल। ठीक है, 257 MCQs है। 1s2 2p6 2s2 3p6 विच रूल वायलेशन अकर? 1s2 2p6 2s2 3p6 कौन सा रूल इसमें वायलेट हो रहा है? अब देखो, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में 4 रूल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। N+L रूल, ऑफ प्रिंसिपल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हॉर्न्स रूल। ये 4 रूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं चैप्टर 2 में। अब देखो होता है कि हम लोग किस तरह रखते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2। यस, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अरेंजमेंट है ना वो आगे पीछे हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, दिस इज ऑफ प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। अगर अरेंजमेंट आगे पीछे हो जाए ना ऑर्बिटल्स के, तो ऑफ प्रिंसिपल की वायलेशन होती है। राइट, करेक्ट। उसके बाद 258 है विच पेयर इज आइसोमर विथ ईच अदर। कौन बताएं? 2 पेयर बताएं जो एक दूसरे के आइसोमर हो, जिनका फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर अलग हो। पहला इथेनॉल विथ इथेनॉल, दूसरा डाइमिथाइल ईथर विथ इथेनॉल। क्या ए कह रहे हो आप? ए कह रहे हो? देख लेते हैं। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड को कहते हैं ना भाई, ये इथेनॉल है। और इथेनॉल क्या है? C2H5OH है। हाइड्रोजन 3 और 1 4 नहीं है, आइसोमर नहीं है। बी ऑप्शन। डाइमिथाइल ईथर विद इथेनॉल। डाइमिथाइल ईथर क्या होता है? और इथेनॉल क्या होता है? यही होता है। आप देखो क्या बराबर आ रहा है फॉर्मूला, क्या दोनों C2H6O आ रहा है। और वैसे भी हम जानते हैं कि ईथर्स और अल्कोहल्स एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, लेट्स बी ऑप्शन करते हैं। समझ में आ गया ये सारा सवाल? पता इतना टफ तो नहीं है ना, देखा जाए तो बहुत आसान है। जितने MCQs, इससे ज़्यादा मुश्किल MCQs हमारे सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जाम में आ रहे होते हैं, इंटर के, इससे ज़्यादा मुश्किल आ रहे होते हैं। ये उससे आसान है। ठीक है, एनालिटिक इंग्लिश टफ होती है थोड़ी, बट केमिस्ट्री आसान होती है। वो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ समझते जाए ताकि पास पेपर हमारा हो जाए। 259 विच कैन बी यूज्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल। किसको हम न्यूक्लियोफाइल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या चीज़ कह रहा? ब्यूटेन को, BF3 को। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है पहले तो ये समझना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज ना,
जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो, जो पॉजिटिव की तरफ जाए। BF3 जो कह रहे हैं ये तो हो ही नहीं सकता। BF3 हमारा क्या है, ये हमारा है इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है। अगर आप BF3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो BF3 तो किस तरह से बनेगा, बोरॉन लिया हमने और तीन तरफ फ्लोरीन ले लिया। अब तो यहाँ बोरॉन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है। BF3 तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, न्यूक्लियोफाइल कहा जा रहा है। ब्यूटेन में क्या होगा, ब्यूटेन में तो सारे इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे ना भाई, कार्बन कार्बन का इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज है ये, मतलब ये ना इलेक्ट्रोफाइल है ना ये न्यूक्लियोफाइल है, ना इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सारे ऑक्टेट कंप्लीट है इसके अंदर। नहीं, बेंजीन है इसका आंसर। कैसे बता देता हूँ, टेंशन की बात ही नहीं। देखो ये बेंजीन है ना भाई, अब बेंजीन के पास 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये बेंजीन आराम, चूँकि ये वीक बॉन्ड होता है तो ये आराम से लॉस कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, तो ये न्यूक्लियस लविंग हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया इसलिए। अभी तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इसके ऊपर, खुद न्यूक्लियोफाइल है तभी इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है, तो सी ऑप्शन है बेंजीन। ठीक है। 260 इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डायपोल मोमेंट इज एग्जिस्टेड, मतलब किसमें डायपोल मोमेंट आपने पढ़ा होगा, ये फर्स्ट ईयर आपका है, चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। डायपोल मोमेंट पुरानी बुक का चैप्टर नंबर 4 इम्प्रूवर्स के लिए जो, ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग के नाम से था ये चैप्टर। वहाँ डायपोल मोमेंट एक पढ़ा होगा, इसको म्यू से शो करते थे, म्यू से शो करते हैं, है ना। अब डायपोल मोमेंट के बारे में बस ये याद होना चाहिए कि डायपोल मोमेंट बेटा 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। डायपोल मोमेंट 0 किसके लिए होता है, अगर कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, और ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब मॉलिक्यूल कैसा होता है, कोई पोलर होता है। मीन सिंपल सी बात है ना, इस तरह से आप देख लो कि अगर लोन पेयर आपको मिल जाए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में, तो आपका डायपोल मोमेंट 0 से बड़ा होगा, और लोन पेयर ना मिले सेंट्रल एटम में तो डायपोल मोमेंट 0 होगा। जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड में लोन पेयर कार्बन पे नहीं मिलता कोई भी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पता है, स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे ना जब, ऐसे बन जाएगा, मतलब ऑक्सीजन पे तो लोन पेयर मिलेगा लेकिन कार्बन पे नहीं मिलेगा, तो ये नहीं हो सकता। मीथेन तो बनाना सबको आता है, ऐसे ही बनता है CH4, तो कार्बन पे लोन पेयर नहीं मिलेगा। अमोनिया जब हम बनाएंगे, लेकिन अमोनिया, अगर अमोनिया का स्ट्रक्चर कभी ज़िंदगी में आपने बनाया है, इसमें लोन पेयर मिलता है नाइट्रोजन पर 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। दैट्स वाई ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल है और इसका डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो बस ये शॉर्टकट ट्रिक है, स्ट्रक्चर बना के लोन पेयर चेक कर लो, जिसमें लोन पेयर आ रहा है तो उसका डायपोल मोमेंट 0 से बड़ा है और वो पोलर है। सही है, शॉर्टकट है ये। तो कोई दूसरा भी आ सकता है ना, चेंज भी हो सकता है, अगर MCQs बैंक चेंज हुआ तो ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, तो उस तक हमारा कॉन्सेप्ट तो हो गया क्या करना है। 261 NaCl react with water container becomes hot, it represent dash। जब NaCl पानी से रिएक्शन करता है तो कंटेनर गर्म हो जाता है, इसका क्या मतलब, ये कैसा रिएक्शन है, कंटेनर गर्म हो जा रहा है, तो कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक या एक्सो, चुके एक्सोथर्मिक। क्योंकि जब नमक को जब पानी में डालते हैं ना तो ये हो जाती है हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है तभी कंटेनर गर्म हो जा रहा है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक है जिसमें हीट एनर्जी एग्जिट हो रही है, रिलीज हो रही है। 262 है E1 मैकेनिज्म इज फेवर्ड बाय डैश, यस पोलर सॉल्वेंट, वेल डन, ये ऑप्शन, पोलर सॉल्वेंट में E1 मैकेनिज्म होता है। 263 है 50 जूल ऑफ हीट गिवन आउट बाय अ कंटेनर विच डज वर्क ऑफ 100 जूल अगेंस्ट सराउंडिंग, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो अगर आपने ये पढ़ा है डेल्टा ई, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 11 न्यू बुक का थर्मोकेमिस्ट्री, तो हमने क्या पढ़ा उसके अंदर है, डेल्टा ई बराबर होता है Q
प्लस W, यही पढ़ा है ना भाई, याद आया कुछ? तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा Q कितना आ गया, इतना जूल दे रहे हैं हीट, तो जब हीट देते हैं तो Q की वैल्यू प्लस में आती है, जब हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो 50 जूल प्लस कंटेनर विच डज वर्क ऑफ 100 जूल अगेंस्ट सराउंडिंग। मतलब कंटेनर, इससे क्या हो रहा है, हीट देने से एक्सपेंशन हो रही है और पिस्टन ऊपर जा रहा है, और जब एक्सपेंशन होती है तो नेगेटिव में लेते हैं वर्क डन, याद है? तो प्लस माइनस को कितना हो जाएगा 100 जूल, ये हो जाएगा 50 माइनस 100, कितना निकलेगा? 50 में से 100 माइनस करेंगे, है ही नहीं इसमें आंसर। फिफ्टी जूल ऑफ हीट गिवन आउट बाय कंटेनर। अच्छा ना, हीट गिवन आउट बाय कंटेनर, हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब थोड़ी ना हो रही है, तो ये -50 होगा ना, तो -50 और -100 कितना हो गया, माइनस का 150 जूल, ये सी ऑप्शन। तो मैंने गलत कर दिया ना, हीट गिवन आउट है, हीट जब एब्जॉर्ब होती है ना तो पॉजिटिव लिया जाता है Q को, याद है ना, और जब रिलीज होती है तो नेगेटिव लिया जाता है। तो ये गिवन आउट मतलब रिलीज कर रहा है, इमिट कर रहा है, तो फिर ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, ठीक है? ये पढ़ा होगा ना फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल, ये याद होगा आपको ये फॉर्मूला। 64 रिडक्शन क्या होता है, रिक याद करते हैं ना, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 65 व्हेन O-3 कन्वर्टेड इनटू O-2 देन व्हाट अकर्स, जब O-3 O-2 में कन्वर्ट होता है तो क्या चीज़ होती है? देखो ऑक्सीजन -3 से -2, देखो चार्ज -3 से -2, चार्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? -3 से -2 जा रहा है तो चार्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। मेरे पास पहले -3 रुपये थे, अब मेरे पास -2 रुपये हैं, तो ज़्यादा हो गया ना मेरे पास पैसे, तो चार्ज बढ़ रहा है, तो चार्ज बढ़ने का मतलब ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन नहीं है, ये ऑप्शन। हाँ, अगर ये +3 से +2 होता है ना तो फिर रिडक्शन हो जाती है, लेकिन माइनस में तो उल्टा होता है ना, रिवर्स है ना वो, तो वैसे भी ऑक्सीडेशन लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को तो उसमें पहुंचेगा ना, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, -2 हो जाएगा। क्लियर है? ये आसानी है, MCQ से इतने मुश्किल नहीं है, इससे ज़्यादा मुश्किल MCQ MD कैट में आते हैं, इसके केमिस्ट्री के। NED वाले तो हमेशा से आसान रखते हैं MCQ को, ठीक है? आगे बढ़े। 266 अल्फ़ा पार्टिकल्स में क्या होता है, बहुत आसान, ये तो पता ही होगा। अल्फ़ा पार्टिकल क्या हीलियम न्यूक्लियस होते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशन है ना, हीलियम होता है ना 24, पढ़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो इसमें क्या होगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा, क्या आंसर हो जाएगा, इजी। और बीटा पार्टिकल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और गैमा पार्ट तो रेज होते हैं, रेडिएशंस होती हैं। प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ डैश, अमाइनो एसिड्स, बायो वाले तो ऐसे ही बता देंगे, अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है प्रोटीन। 268 विच इज नॉट अ लिपिड, इसमें से कौन सा लिपिड नहीं है? फैट्स, वैक्स, ग्लिसरॉल, नन। यस, ग्लिसरॉल एक लिपिड नहीं है। ग्लिसरॉल तो हमारा होता है ना, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है ना बेटा, 3 OH एसिड, 1 2 3 प्रोपन ट्राइओल, तो ये लिपिड नहीं है। बाकी वैक्स, फैट, ऑयल, ये सारे लिपिड्स होते हैं, ठीक है। 269 4B ग्रुप में रिप्रेजेंट बाय डैश, अब वो पढ़ा था हमने चैप्टर 2 में अभी लेक्चर के अंदर, बताओ क्या होगा। हाँ बेटा, 4B ग्रुप है ना, तो मैंने क्या बताया था आपको, NH2 होता है, NH2 हो जाएगा, और N-1D 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 4 हो जाएगा ये। तो अब देख लो इस तरीके से क्या आ रहा है, मतलब 3S2 4D2 इस तरह से है ना, 3S2 हो जाएगा, नहीं ना, ये तो N-1D कहाँ हो रहा है, ये होना चाहिए था 4S2 3D2, B नहीं हो रहा, B नहीं हो रहा ना, B होना, क्योंकि N से एक कम होगा ना,
एस से कम डी को एक कम होना चाहिए, तो ज़्यादा बढ़ रहा है, ये नहीं हो सकता। पीरियड 3 ये क्या चीज़ है? 4B ग्रुप तो और भी पीरियड 3 में भी पीरियड 4 से स्टार्ट होता है ये तो। आउटर ट्रांजिशन, हाँ आउटर ट्रांजिशन होगा ना, ये यही कह रहे थे आप, आउटर ट्रांजिशन होगा ना ये एलिमेंट, मतलब बताना है कि क्या चीज़ है। तो ये दोनों तो सही नहीं है, इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट है। आउटर इंडियन ट्रांजिशन में क्या होता है? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज होता है, पता है। 270 इन विच आइसोटोप न्यूट्रॉन इज डबल देन दैट ऑफ प्रोटॉन? किस आइसोटोप में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डबल होता है? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं ना, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डबल होता है, बता सकते हैं? सी नहीं, बी ट्रीटियम ना, ये 1H1 है, ये 1H2 है, सॉरी ये 1H3 है, ये 1H2 है। इसमें प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन कितना है? 0। इसमें प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन कितना होता है? 2 होता है। प्रोटॉन 1 होता है और न्यूट्रॉन भी कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है। तो जिसमें प्रोटॉन, मतलब कौन सा ऐसा आइसोटोप है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डबल है? तो वो क्या हो गया? ट्रीटियम हो गया ना, इतना आसान है। पढ़ा नहीं आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? पढ़ा। तो 270 हो गया, आगे आते हैं 271। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव? इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है? अब ये कहाँ से आया बेटा? ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर क्या? चैप्टर नंबर 11, पुरानी मतलब न्यू बुक का थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें हम लोग और पढ़ा 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं? जो प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट होती है ना भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, जो अमाउंट पे मतलब जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट होती है। अब वो क्या चीज़ होती है? मतलब अमाउंट कम ज़्यादा करने से उसकी वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे उसमें क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा, MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट। जैसे बर्फ़ की, आइस की मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इतना छोटा पीस हुआ इसका, क्या इतना बड़ा पीस हो, 0 डिग्री रहेगा, सेम रहेगा। तो मतलब अमाउंट चेंज करने से वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बाकी एंट्रोपी हो गया, मोल्स हो गया, एक्सटेंसिव होती हैं, ये चेंज होती है अमाउंट चेंज करने से। एंट्रोपी तो डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम होता है, पता है ना, ये फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। 272 है। एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डैश। यस बिल्कुल सही कहा, 0 हो जाती है, रुक जाता है ना सारे, एब्सोल्यूट 0 कहलाते हैं टेम्परेचर ही, एब्सोल्यूट 0। 273 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज डैश। लेफ्ट से राइट जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? लेफ्ट से राइट जा रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होगा? प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और जब प्रोटॉन बढ़ेगा तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, आसान सी बात है। ये ऑप्शन इंक्रीज, समझ में आ रहा है सबको? न्यूक्लियर चार्ज तो न्यूट्रॉन की, वो सॉरी प्रोटॉन की वजह से आता है ना, न्यूट्रॉन पे चार्ज तो होता नहीं। 274 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इटसेल्फ डैश। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होता है? देखो 2 तरह के एजेंट होते हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो खुद रिड्यूस होता है और सामने वालों को ऑक्सीडाइज करता है। तो क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब जो खुद अपने ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करता है और सामने वाले को बढ़ा देता है। ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना रिडक्शन कहलाता है। 275 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन, अब देखो अब जाकर दोबारा, मतलब पहला न्यूमेरिकल था और अब न्यूमेरिकल आ रहा है, 25 सवाल के बाद आ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन इतने cm³ एट STPR। देखो NAD में कैलकुलेटर तो अलाउ होता है, मसला नहीं है। वॉल्यूम बराबर किसके होता है? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.41, ठीक है, सही है तक बात? हमसे क्या नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन 22.41। वॉल्यूम कितना है? 1200 cm³, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किस में? dm³ में, तो क्या हो जाएगा? 1.2 डिवाइड बाय 22.41 कितना आ रहा है? डिवाइड करो, कैलकुलेटर तो चला सकते हो तुम लोग, NAD वालों को क्या टेंशन है, तुम लोगों को अलाउ है कैलकुलेटर। बी ऑप्शन है 0.052, ये ऑप्शन है 0.053, सही है। इसी तरह से बनेगा ना, ये फॉर्मूला लगेगा मोलर वॉल्यूम का, चैप्टर 1 था ना फर्स्ट ईयर के स्टोइचियोमेट्री। 276 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं? देखो 1 कैलोरी में हमें ये पता है कि 4.18 जूल होते हैं। 1 किलो कैलोरी में कितने होंगे?
उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 4186। क्लियर है इजी। 277 है, 2 moles ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ I2, फाइंड द मोल्स ऑफ HI। चलो भाई देखो स्टोइचियोमेट्री है, H2 प्लस I2 क्या बन जाता है, 2HI बन जाता है। कह रहे कि 1 मोल से 2 मोल बन रहा है ना HI। अगर ये 2 मोल लेंगे तो कितना बनेगा, ये 1 मोल से 1 मोल हाइड्रोजन लेने से 2 मोल बन रहा है, और 2 मोल लेंगे तो कितना बनेगा, 4 मोल बनेगा, 4 मोल डायरेक्टली हो जाएगा ये सॉल्व। क्लियर है। स्टोइचियोमेट्री है ना, ये मोल रिलेशनशिप है, ये स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप पढ़ा था हमने ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 में। तो मसला यहाँ तक यूजी है 277 तक। ओके 278 क्या है, सोडियम कार्बोनेट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू टू ब्लू इन अ सॉल्यूशन बिकॉज डैश। सोडियम कार्बोनेट रेड लिटमस पेपर को ब्लू क्यों कर देता है। अब लिटमस पेपर आपको पता है इंडिकेटर होता है, ये ब्लू कलर क्या शो करता है कि ये कोई बेसिक मतलब बेस है। तो क्यों करता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, यस स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से ना, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है इस वजह से वो लिटमस को ब्लू कर देता है। 279 इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड, ये तो डेफिनेशन है, बिल्कुल सही कहा आपने। विस्कोसिटी कहते हैं ना, फ्लो मतलब एक लिक्विड को बहते हुए जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। 280 ब्रास इज एन अलॉय ऑफ डैश। ब्रास जिसको हम लोग कहते हैं उर्दू में बोलते हैं पीतल, ये किन 2 चीज़ों का अलॉय होता है, कॉपर और कॉपर के अलावा यस कॉपर एंड जिंक का अलॉय होता है, और कॉपर और टिन का जो होता है वो ब्रोंज होता है ना। 281 रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू, बहुत आसान, सरफेस टेंशन, ये तो 9-10 के बच्चों को पता होता है। नेक्स्ट है F minus Cl minus Br minus I minus belongs to the same group of periodic table and they show similarity in properties due to dash. Same group of and they show similarity in properties due to, मतलब ये सब जो है ना इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, क्यों, किस वजह से। यस बिल्कुल सही कहा आपने, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैलेंस शेल, क्योंकि सब के वैलेंस सेम ग्रुप के हैं तो वैलेंस शेल की कन्फिग्रेशन सबकी सेम होगी, इसलिए क्या होता है इन सबकी प्रॉपर्टीज सेम आ जाएगी। तुम लगता है सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हो घर पे इंटरेस्ट तुम्हारा है ना, तो फौरन से जवाब दे रहे हो, तो अच्छी बात है। 283 है व्हेन एनी सॉलिड इज चेंज टू गैस विदाउट मेल्टिंग द प्रोसेस इज सेड टू बी डैश। या सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना, बिल्कुल सब्लिमेशन, सी ऑप्शन। कितने आसान है एमसीक्यू, तो देखो मतलब आप बिना तैयारी के भी जाएंगे तो कुछ तो करके आ ही जाएगी, ऐसे ही है ना, तो कितना आसान है। 284 डायपोल मोमेंट ऑफ CO2 इज 0, इट्स स्ट्रक्चर विल बी, मतलब CO2 का स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है, लीनियर होता है बिल्कुल। जब हम CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है ना, लीनियर सीधा बनता है 180 डिग्री का, तो लीनियर होता है, ये बोर्ड एंगल 180 डिग्री आ रहा होता है ना, तभी डायपोल मोमेंट 0 होती है उसकी। क्लियर है यहाँ तक बात। 284 हो गया। 285 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोल इज, पेट्रोल में सबसे मेन क्या चीज़ होती है, बताओ बेटा। मीथेन नहीं, मीथेन तो सुई गैस में होती है। हेक्सेन, हेक्सेन होती है असल में ज़्यादातर। ऑक्टेन तो उसमें रिफॉर्मिंग जब होती है ना तो वो ऑक्टेन की जाती है, ऑक्टेन नंबर रिफॉर्मिंग करने के लिए उसको बढ़ाया जाता है, वरना जो पेट्रोल होता है वो हेक्सेन उसमें ज़्यादा होता है, ऑक्टेन कम होता है, ठीक है। और उसी ऑक्टेन, अच्छा नेक्स्ट 286 है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज डैश, रिलीज होती है, एब्जॉर्ब कब से हो गया। एक्स से याद रखना, एक्स मतलब है एग्जिट, तो रिलीज हो जाएगा ना, एक्सो मतलब एग्जिट, रिलीज होना, बाहर निकलना। 287 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर गैस। वाटर गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है ना, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी, पता है ना वाटर गैस। 288 है व्हाट इज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर 1 मोलर NaOH टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके न्यूमेरिकल है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मास, डायरेक्ट फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मॉलिकुलर फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय ml ऑफ सोल्यूशन, ये होता है ना डायरेक्ट फार्मूला, तो 9 में हम लोग पढ़ते हैं। हमें मास बताना है, तो मास बराबर किसके हो जाएगा, मोलैरिटी
इंटू कैपिटल एम इंटू एम एल डिवाइडेड बाय 1000। तो कितना आ जाएगा मास यहाँ पर हमारे पास? पोलैरिटी कितना है? 1 ही है ना। मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 40 हो गया। एम एल कितना दिया हुआ है? 1 लीटर, मतलब 1000 ml हो गया ये, डिवाइड बाय 1000 से 1000 कैंसिल, कितना आंसर आया? सिर्फ 40 आ गया। क्या आंसर हो जाएगा? 40 ग्राम्स। समझ गए? तो ये फॉर्मूले से हम इसको इस तरह से बना लेंगे। डायरेक्ट फार्मूला है ये मोलैरिटी का, 9 में पढ़ा होगा आपने ये फार्मूला, ठीक है। मसला तो न्यूमेरिकल बहुत कम आ रहे हैं, हम देख सक रहे हैं ना, ज़्यादातर थ्योरी है, बहुत कम न्यूमेरिकल है पास पेपर में, और ये ऑथेंटिक पास पेपर्स हैं जो आते हैं, ठीक है। 289 है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एसटीपी। दैट इज कौन सा? ये हमारे पास लॉ कहलाता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या दिस इज अवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ कहते हैं वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, चार्ल्स लॉ कहते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। 290 द फार्मूला ऑफ ज़ाइलिन। ज़ाइलिन का फार्मूला क्या निकलेगा? ज़ाइलिन किससे कहते हैं? बेंजीन रिंग ले लें आप, एक CH3 यहाँ लगा लें और एक CH3 यहाँ लगा लें, यही होता है ज़ाइलिन। 2 CH3 ग्रुप लगते हैं। अब फार्मूला क्या निकल जाएगा इसका बेटा? कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, हाइड्रोजन हो गया 3 3 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गया, C8H10 भी होगा ना भैया, समझ गए? मतलब काउंट कर लिया ना हमने इसके अंदर कितने थे, तो आ गया C8H10। ज़ाइलिन क्या होता है इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 291 है द लोएस्ट एनर्जी लेवल विच इलेक्ट्रॉन कैन हैव। क्या होता है? K लेवल होता है, सबसे लोएस्ट होता है। 292 है व्हेन वी हैव 2 जिंक हाफ सेल कनेक्टेड विद अ सॉल्ट ब्रिज इंडिकेट्स दैट इट इज अ गैल्वानिक सेल, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, मतलब ये हमने ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर 12 है न्यू बुक का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, गैल्वानिक सेल पढ़ा होगा आपने। उस सेल के अंदर कह रहे हैं कि मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है ना। अब आप गैल्वानिक सेल जब ड्रॉ करते हैं इस तरह से बनाते हैं ना बेटा, मैं जल्दी में बना रहा हूँ, ऐसे होता है ना, यूँ करके होता है, पर देखा होगा आपने, एक सेल एक इलेक्ट्रोड इसमें डाला होता है, एक इलेक्ट्रोड इसमें डाला होता है, फिर ये बैटरी से कनेक्ट हो रहा होता है, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगी होती है ना, और ये ऊपर आपने बल्ब वगैरह कुछ भी लगा दिया। ये जिंक होता है, जिंक एनोड होता है, और ये हमारा कॉपर क्या होता है? कैथोड होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करता है? यू फ्लो करता है, जिंक से कॉपर की तरफ करता है, एनोड टू कैथोड। तो क्या हो जाएगा? एनोड से कैथोड पे करता है। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज, ये जो बीच में आता है ना, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज में क्या फ्लो करते हैं बेटा? आइंस फ्लो करते हैं ना इसके अंदर, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और जो ये ऊपर जो एक्सटर्नल सर्किट है ना, उसमें जो है वो एनोड से कैथोड में चार्ज फ्लो करता है। तो क्या हो जाएगा उसका? ए ऑप्शन, एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। तो थोड़ा मुश्किल MCQs था ये गैल्वानिक सेल की तरफ से था। समझ में है ना कि कैसे क्या चीज़ बता रहे हैं। 293 गैमा रेज हैव डैश। गैमा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, आपको पता है, चार्ज तो होता नहीं कुछ और मास भी कुछ नहीं होता। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आ गया? बी ऑप्शन, 0 मास 0 चार्ज, क्योंकि क्वांट फोटॉन्स होते हैं ना बस ये बेटा इसके। तो मसला क्लियर है? 293 हो गया, बस 300 तक का टारगेट है आज हमारे पास, कुछ नहीं करना। 294 है कैथोड रेज कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स इन एटम। कैथोड रेज क्या कहलाते हैं? कैथोड रे प्रोटॉन होते हैं। कैथोड रे पे क्या चार्ज होता है? कैथोड से निकलता है ना, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन को करते हैं ना भाई। ये एनोड रेज होते हैं प्रोटॉन, पढ़ा होगा ना फर्स्ट ईयर में। 295 गैमा रेज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डैश। अभी तो बताया था, गैमा रेज तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो फोटॉन्स की सूरत में ये रिलीज होगी, नन हो जाएगा ना, ही नहीं, फोटॉन लिखा हुआ ही नहीं, तो नन हो गया। फोटॉन या क्वांटा की सूरत में रिलीज होती है। 296 अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियल सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें से किससे प्रोटीन नहीं मिलेगा आपको? शुगर से, बिल्कुल सही, चूँकि इससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, है ना।
297 फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज का फार्मूला सेम होता है, क्या होगा? तो क्या आइसोमर्स होते हैं। 298 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर विल गिव अ पीएच ग्रेटर देन 7। इट मीन्स कि हमें यहाँ पर कोई एसिडिक कंपाउंड देखना है। बेटा है KOH ऐसे ही बेस है बेटा, इसको तो भूल जाओ, ये तो बेस है, ये तो ऐसे पीएच को 7 से बढ़ा देगा। ये कहाँ से हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट करके देखते हैं। CaCO3 को पानी में डाला, रिएक्शन कराते हैं ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और कार्बोनिक एसिड बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है बेटा? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और कार्बोनिक एसिड हमारा क्या होता है? एक वीक एसिड होता है। तो बेटा ये तो स्ट्रॉन्ग बेस बन गया, तो ये भी क्या करेगा? पीएच को बढ़ाएगा, 7 से बड़ा ऊपर करेगा। आप सभी क्या करके सभी बता दोगे, बचेगा कुछ नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसको जब पानी में डालेंगे तो ये क्या करेगा? ये हमारा एसिड बना देगा, कार्बोनिक एसिड। इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड भी कहते हैं। पढ़ा होगा ना एसिड बेस एंड सॉल्ट में टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। तो मैं एसिडिक ऑक्साइड में पढ़ा था कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। सॉरी, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। तो कार्बन चूँकि नॉन मेटल है तो उसका ऑक्साइड क्या हो गया? एसिडिक हो गया। तो जब पानी में डालेंगे तो पानी एसिडिक हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में ऐड होता है तो पानी का पीएच ड्रॉप हो जाता है। एसिड रेन पढ़ा होगा आप लोगों ने, एसिड रेन अभी पढ़ोगे आप लोग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो उसमें एसिड रेन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिक्स होकर बारिश क्या आता है? एसिड रेन बन जाता है। ठीक है। 299 विच पार्टिकल इन द न्यूक्लियस हैज द सेम चार्ज एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट साइन एंड हैविंग 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बच्चों वाला सवाल है, पूरा एक्सप्लेन करते रहे। न्यूक्लियस में ऐसा कौन सा पार्टिकल होता है जिसका चार्ज मतलब उलट होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, और 1836 गुना भारी होता है? क्या होता है ये? प्रोटॉन होता है। और क्या होता है? इतना बताने की जरूरत थोड़ी नहीं थी, बेसिक सवाल है, समझ में आ गई बात। लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। द सब्सटेंस विच इज लिबरेटेड और डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ये हेस लॉ नहीं है, हेस लॉ तो हमारा अलग है। बेटा सुनो, ये 9th क्लास का टेस्ट उठा कर दिया उन्होंने। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फेराडेज फर्स्ट लॉ, फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और फेराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड व्हेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास करेंगे उतना ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा हमारे इलेक्ट्रोड पर। ये कहलाता है फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। याद आ रहा है कुछ? ये फॉर्मूला भी बचपन में पढ़ा होगा, बचपन से मुराद क्लास 9 में। W=ZAT याद आया कुछ 9th क्लास में? तो ये वही चीज़ है ना, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। समझ में आ गई बात? तो ये हमने इसमें क्वेश्चंस कर लिए NED के पास पेपर।